हेलो एंड वेलकम। हेलो एंड वेलकम टू कृष्णा कोचिंग। मैं सचिन गोयल आपका स्वागत करता हूं इस सेशन में। और आज का हमारा सेशन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पर। जी हाँ, भारत का प्रधानमंत्री। ठीक है, भारत देश की पूरी गवर्नमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनरी और सबसे पावरफुल फंक्शनरी अगर कोई है तो वो कौन है? वो है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और हमारे भारत के प्रधानमंत्री का जो ऑफिस है, दिस इज सिमिलर टू द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। हम कहते हैं कि ही इज द चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी सरकार का जो चीफ स्पोक्स पर्सन है वो कौन है? प्रधानमंत्री है। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज को फॉर्मुलेट किया जाएगा वो कौन करेगा? किसकी अगुवाई में होगा? प्रधानमंत्री की अगुवाई में होगा। किसको कौन सा मंत्रालय देना है, नहीं देना है, एक को ही 4 डिपार्टमेंट्स का कार्यभार देना है, यानी 4 मिनिस्ट्रीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है, किसी को 1 का देना है, किसी को 2 का देना है, कब किससे कौन सा मंत्रालय वापस लेकर किसको देना है, शफलिंग एंड रीशफलिंग करना किसके दिमाग से होता है? प्रधानमंत्री। हर डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर्स प्रेसिडेंट के होंगे, लेकिन ही इज बाउंड, प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एक्ट ऑन द एडवाइस सो गिवन टू हिम बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर, हेडेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, हेडेड बाय पीएम। तो सरकार की जो पॉलिसीज बनानी है उसमें सबसे मेन दिमाग किसका चलता है? प्राइम मिनिस्टर का। जब भी क्राइसिस आ जाए गवर्नमेंट पर, जब भी क्राइसिस आ जाए कंट्री के ऊपर, तो ही इज मैनेजर इन क्राइसिस। उस क्राइसिस से बाहर लेकर जाना देश को, उस क्राइसिस से बाहर लेकर जाना गवर्नमेंट को किसका काम है? प्रधानमंत्री का। ठीक है, लोकसभा में मोर देन 50% का समर्थन हमेशा गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। प्रधानमंत्री में मोर देन 50% मेंबर्स ऑफ लोकसभा का समर्थन और विश्वास होना चाहिए। यह विश्वास किसने मेंटेन करना है? प्रधानमंत्री ने। क्लियर? हमारा वो देश है जहां हर देश का एक चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। हमारी कंट्री का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन ये प्लूरल चीफ एग्जीक्यूटिव सिस्टम है, एक नहीं 2 चीफ एग्जीक्यूटिव है। प्लूरल चीफ एग्जीक्यूटिव, डुअल, डबल चीफ एग्जीक्यूटिव। एक है प्रेसिडेंट, एक है पीएम। जो हमारे देश का नॉमिनल हेड है, नाम का राजा, वो कौन है? वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नॉमिनल हेड, टाइटुलर हेड, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। पर जो रियल हेड है, जिसका असली जो ब्रेन काम करता है, ठीक है, जो रियल हेड है, जिसके हाथ में मेनली सारी पावर्स हैं, वो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो डी ज्यूरे हेड कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और डी फैक्टो हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्लियर? इसको मैं और अच्छे से डायग्राम के साथ भी समझाता हूं और साथ में नोट्स के साथ भी आपको समझाता हूं। आई वुड लाइक टू शेयर माई स्क्रीन विद यू पीपल। ठीक है जी, ये मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूं। ओके और कुछ डायग्राम्स वगैरह के साथ भी मैं इसको समझाऊंगा। ये देखिए, this is my screen in front of you and let me share this. Now I hope you can see my screen. ये लेक्चर आज का बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये देखिए, मोरओवर ये जो टॉपिक है, ज्यादातर देखा गया है इस टॉपिक में से क्वेश्चंस आते ही आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। क्लियर? सो आपको काफी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए इस टॉपिक को। लेट्स स्टार्ट विद इट। ये देखिए, this is the topic. There is some question from a student. Let me answer that question also. Here it is. Now I hope and everybody can hear well, everybody can see well. Okay, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आज का टॉपिक। देखिए, 2 प्रकार की गवर्नमेंट होती है ऑल ओवर वर्ल्ड, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो जो हमने चुना है वो क्या है?
वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर? ओके, इसको जरा मैं ठीक करने दीजिए। ठीक है, तो हमारे देश में, पाकिस्तान में, इंग्लैंड में, इन सब में क्या चलता है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, यूएसए में क्या चलता है, स्विट्जरलैंड में क्या चलता है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर? चलते हैं आगे। तो हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चुना है। ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, और प्रेसिडेंट इसके हिसाब से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से केवल एक नॉमिनल हेड है, यानी डी जूरे हेड, डी जूरे एग्जेक्टिव, और प्राइम मिनिस्टर है डी फैक्टो। अब सब बात ये आती है कि डी ज्यूरे का मतलब क्या है? एज पर लॉ। ज्यूरे वर्ड का मतलब है लॉ, और डी फैक्टो हेड बाय मीन्स ऑफ फैक्ट, बाय मीन्स ऑफ फैक्ट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, या फिर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। ये मतलब है किसका? डी फैक्टो का। तो हमारा डी फैक्टो हेड, डी फैक्टो एग्जेक्टिव कौन है? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ स्टेट है, और प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट है। ध्यान रखिएगा, स्टेट वर्ड आ जाए पेपर में तो आप करके आओगे हेड कौन है? प्रेसिडेंट, और अगर आ जाए हेड ऑफ गवर्नमेंट तो आप क्या लिख के आएंगे? प्राइम मिनिस्टर। ओके, और आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। वो कौन है जो अपॉइंट करेगा प्रधानमंत्री को? तो वो करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कहां लिखा है? आर्टिकल 75 में लिखा है। हालांकि कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर भारत के संविधान में, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है, पर आर्टिकल 75 कहता है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा पीएम को, और उसको करेगा कैसे? जिसके पास सबसे ज्यादा बहुमत होगा लोकसभा में। दिस डजंट इम्प्लाई, क्योंकि क्लियर कट प्रोसीजर दिया नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट फ्री है या डिस्क्रिशन है उसकी, वो किसी को भी अपॉइंट कर सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, जो कन्वेंशंस चली आ रही है, यानी जो कस्टम चला आ रहा है कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जहां कहीं भी है, वहां यही चला आ रहा है कि प्रेसिडेंट को उसी को अपॉइंट करना पड़ेगा एज पीएम, जो कि लीडर है मेजॉरिटी पार्टी का इन दी लोअर हाउस, यानी पॉपुलर हाउस, यानी लोकसभा। क्योंकि लोकसभा वो है जहां के मेंबर्स को आम आदमी चुनता है, कॉमन मैन, जनरल इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा। लेकिन अगर किसी भी पार्टी को क्लियर कट मेजॉरिटी ना मिले लोकसभा में, तो प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए किसी को भी ही मे एक्सरसाइज हिज पर्सनल डिस्क्रिशन, और किसी भी इंसान को वो अपॉइंट कर सकता है प्राइम मिनिस्टर, और उसको मौका देगा कि वो लोकसभा में बहुमत सिद्ध करे। उस सिचुएशन में प्रेसिडेंट जनरली यूजुअली उसी को अपॉइंट करेगा जो लीडर होगा सबसे बड़े कोएलिशन का, यानी गठजोड़। ठीक है, जोड़ तोड़ की राजनीति, जोड़ तोड़ करके लोकसभा के ज्यादातर मेंबर्स को जो अपने साथ जोड़ लेगा, उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा, और फिर उसके फेवर में होगा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। कितने लोग वोटिंग में उसको सपोर्ट करेंगे, जो कि जनरली 1 महीने के अंदर अंदर होता है। हाँ, इस प्रकार की डिस्क्रिशन कई बार इस्तेमाल की गई है। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जब किसी को क्लियर बहुमत नहीं मिला तो अपनी मर्जी से किसी को प्राइम मिनिस्टर बनाया। सबसे पहली बार नीलम संजीवा रेड्डी के कार्यकाल में यह स्थिति उत्पन्न हुई थी। ये उस समय के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। ठीक है, और तब बड़े बड़े लीडर्स में से कोई भी सरकार नहीं बना पा रहा था। ऐसे में चौधरी चरण सिंह ऑफ हरियाणा, ठीक है, जो सबसे बड़े कोएलिशन के उस समय के लीडर थे, उन्हीं को प्रधानमंत्री बना दिया गया। ये वो प्रधानमंत्री है जिन्होंने कभी पार्लियामेंट्री सेशन में एज पीएम काम नहीं किया।
ये जनता पार्टी की सरकार एज द प्राइम मिनिस्टर आफ्टर ये क्या हुआ था, ये जनता पार्टी की सरकार हेडेड बाय मोरारजी देसाई के गिरने के बाद की कहानी थी। अब मैं थोड़ा समझाना भी चाहूंगा आपको। हुआ ये था कि जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, देखिए प्राइम मिनिस्टर कौन था, इंदिरा गांधी, उनके खिलाफ कई लोगों ने सिर उठाया। सबसे मेन थे जेपी यानी जय प्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने भारतीय लोगों को एक नारा दिया, इंदिरा हटाओ देश बचाओ। जी हाँ, इंदिरा हटाओ देश बचाओ। इंदिरा गांधी ने इसके अपोजिट एक नारा दिया कि गरीबी हटाओ देश बचाओ। जयप्रकाश नारायण एक फ्रीडम फाइटर थे, इनको सपोर्ट मिला मोरारजी देसाई का, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी का, ठीक है, लालू प्रसाद यादव का, शरद यादव का, ऐसे कई बड़े बड़े नेताओं का समर्थन मिला। नॉट एग्जैक्टली शरद यादव का नाम मैं यहाँ अभी नहीं लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि इसके पीछे भी एक और कहानी है। क्लियर? तो इन लोगों ने इंदिरा गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इंदिरा गांधी ने इसको देखते हुए देश में 1975 में नेशनल इमरजेंसी लगा दी और 1977 तक 21 महीनों तक ये नेशनल इमरजेंसी लगी रही। सभी लीडर्स को उठा उठाकर जेल में डाल दिया गया, मगर लोगों ने इसको नेगेटिवली लिया और उन्होंने कहा ये हमारी जो फ्रीडम है, आजादी है, आर्टिकल 19(1)(a) के तहत फंडामेंटल राइट है हर भारतीय का। 19(1)(a) के तहत ये फंडामेंटल राइट है हर भारतीय का, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मगर इंदिरा गांधी क्या कर रही थी, जो भी भाषण दे रहा था इंदिरा गांधी के खिलाफ उसको जेल में डाला जा रहा था। तो तानाशाह रूलर, डिक्टेटर रूलर बन गई थी इंदिरा गांधी। इसलिए अगले इलेक्शंस में भारत की जनता ने करारा जवाब दिया इंदिरा गांधी को और कांग्रेस पार्टी पहली बार बैकफुट पर आई और बुरी तरह से इलेक्शंस में हार गई। एक डिफीट का मुंह देखना पड़ा। इतना बुरा हाल हुआ कि जमानत जब्त हो गई, यानी कि खुद इंदिरा गांधी ने जो सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाया था इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए, उसको जब्त यानी फोरफीट कर लिया इलेक्शन कमीशन ने। यानी 1/6 वोट्स ना मिलने पर जमानत जब्त होती है, यानी 16.6%। और यानी कि 16.6% वोट्स भी नहीं मिली इंदिरा गांधी को। आपको ये भी मैं बता दूं कि जब भी इलेक्शंस होते हैं, जैसे अभी अभी बिहार के इलेक्शंस में ये देखा गया है 54 या 56% लोग ही वोटिंग करते हैं और जितनी वोटिंग होती है उसका 1/6 देखा जाता है। जिसने वोट डाला है उनमें से वैलिड वोट्स का 1/6 देखा जाता है। अगर उतने वोट्स भी एक कैंडिडेट को नहीं मिले हैं तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है और कांग्रेस का पर्चा साफ हुआ और नई सरकार बनी। किसकी सरकार बनी? जनता पार्टी की सरकार बनी और प्राइम मिनिस्टर कौन बने? मोरारजी देसाई। फिर इंदिरा गांधी ने एक बार फिर से अपना शासन लौटाने के लिए साम दाम दंड भेद सब लगा दिया और जनता पार्टी को टुकड़े टुकड़े कर दिया। मोरारजी देसाई की सरकार ब्रेकअप हो गई और जब किसी के पास भी लोकसभा में 50% का सपोर्ट नहीं था तो सरकार टूट गई और ऐसे में चौधरी चरण सिंह, जी हाँ, चौधरी चरण सिंह के पास जब सबसे ज्यादा लोग थे तो उन्हीं को प्रधानमंत्री बना दिया नीलम संजीवा रेड्डी, उस वक्त के प्रेसिडेंट ने। समझ में आया? और अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल किया।
और there is also one more situation when the president may have to exercise his individual judgment. एक और मौका होता है जब उसको अपनी जजमेंट यूज करनी होती है, जब प्राइम मिनिस्टर की मौत हो जाए सडनली और कोई और सक्सेसर साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, तब भी ऐसा ही होता है। ये हुआ था, कब हुआ? जब इंदिरा गांधी जी को असैसिनेट कर दिया गया, उनकी हत्या हुई, तब उनका जो बेटा था राजीव गांधी, he was not into active politics. ये 1984 की बात है। Moreover, he was not a member either of राज्यसभा और ऑफ लोकसभा। तब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव गांधी, जो कि लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं था, उसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया और इग्नोर किया सभी प्रेसिडेंट्स को। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ अपॉइंटिंग अ केयरटेकर गवर्नमेंट नहीं बनाई और फिर 6 महीने के अंदर इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करके इधर लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर बनना पड़ता है और वो बने राजीव गांधी। रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीते थे राजीव गांधी। ठीक है जी। फिर बाद में कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी यूनानिमसली उन्होंने इलेक्ट किया राजीव गांधी को एज इट्स लीडर। ओके, हाउएवर इफ ऑन द डेथ ऑफ एन इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर, अगर रूलिंग पार्टी इलेक्ट कर देती है नया लीडर, तो प्रेसिडेंट के पास और कोई चॉइस नहीं है और उसी लीडर को बनाएंगे वो प्राइम मिनिस्टर। समझो, कांग्रेस पार्टी के उस टाइम लीडर नहीं थे राजीव गांधी, जब राजीव गांधी को बना दिया गया प्रधानमंत्री एट द टाइम ऑफ ऑन द ओकेजन ऑफ डेथ ऑफ इंदिरा गांधी। और जब पीएम बन गए राजीव गांधी, उसके बाद उन्हें कांग्रेस का लीडर बनाया गया था। 1980 में दिल्ली हाई कोर्ट में, ठीक है, एक केस हुआ जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन डजंट रिक्वायर दैट अ पर्सन मस्ट प्रूव हिज मेजॉरिटी इन लोकसभा बिफोर ही इज अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर। यानी कि पहले एक इंसान को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, उसके बाद वो बहुमत सिद्ध करे लोकसभा में, ये बिल्कुल सही है। प्रेसिडेंट चाहे तो अपॉइंट कर सकता है प्रधानमंत्री किसी को भी और उसके बाद रीजनेबल पीरियड में उसको बहुमत सिद्ध करने को, लोकसभा में बहुमत सिद्ध करने को कह सकता है। एग्जाम्पल्स हैं चरण सिंह, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदर कुमार गुजराल और एक बार फिर से अटल बिहारी वाजपेयी। ये सब इसी प्रकार देश के प्रधानमंत्री बने थे। और आगे चलते हैं, 1997 में क्या हुआ? ये क्वेश्चन उठा कि क्या एक ऐसा इंसान जो कि किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, क्या उसको प्रधानमंत्री बनाना सही है? ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये सही है। उसके बाद 6 महीने के अंदर वो इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करके ही शुड बिकम अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मे बी लोकसभा और राज्यसभा, नहीं तो उसकी मिनिस्ट्री खत्म हो जाएगी। एक इंसान को फाइनेंस मिनिस्टर, एक इंसान को होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, कोई भी मंत्री बनाया जा सकता है, इवन इफ दैट पर्सन इज आउटसाइड द लेजिस्लेचर, नॉट अ मेंबर ऑफ लोकसभा, नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। लेकिन जब वो लोकसभा या राज्यसभा मेंबर बन जाए, जब वो मंत्री बन जाए, तो उसके बाद 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? इधर लोकसभा मेंबर और राज्यसभा मेंबर। क्लियर? प्रधानमंत्री बनने के बाद भी 6 महीने में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके बनना पड़ेगा इधर लोकसभा मेंबर और राज्यसभा मेंबर। चलिए आगे और आगे चलते हैं। क्या राज्यसभा का मेंबर भी यू कैन आस्क क्वेश्चंस, बोल के क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, पूछिए। Sir, as you said that the Prime Minister should be within 6 months a member of either House of Parliament. Yes. Sir, is this the same case with the cabinet ministers? Please Yes. repeat, sir. सेम केस, चाहे आप फाइनेंस मिनिस्टर बने हैं, डिफेंस मिनिस्टर बने हैं या कोई भी
या कोई भी कैबिनेट रैंक मिनिस्टर बने हैं या प्राइम मिनिस्टर बने हैं, रूल सबके लिए यही है, if you are not a member of legislature, then within 6 months by contesting elections you have to become member of legislature, either of Lok Sabha or of Rajya Sabha. Okay, और आगे चलते हैं. Okay, sir. लोकसभा या राज्यसभा, इधर दोनों में से किसी भी हाउस का मेंबर. और जी हाँ, 3 प्रधानमंत्री देश को ऐसे मिले हैं जो कि लोकसभा नहीं राज्यसभा के मेंबर थे, यानी लोअर नहीं अपर हाउस के. और ये कौन कौन थे? ये थे मैडम इंदिरा गांधी, ठीक है, HD देवगौड़ा, और लंबे समय तक, जी हाँ, लंबे समय तक रहे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह. ऐसे में जब एक राज्यसभा का मेंबर जब प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बैठने का मौका मिलता है. सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं, कोई भी मंत्रालय, कोई भी मिनिस्टर अगर आप बन जाते हैं, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, कोई भी लॉ मिनिस्टर, तो आपको लोकसभा में राज्यसभा में दोनों में बोलने का मौका मिलता है. अगर राज्यसभा का मेंबर मंत्रालय ले लेता है, डिफेंस मिनिस्टर बन जाता है, प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, तो वो लोकसभा में भी बैठ सकता है, अपनी बात कह सकता है, पर वोटिंग के राइट्स उसको सिर्फ उसी हाउस में मिलेंगे जहां का वो इंसान मेंबर है. क्लियर? और आगे चलते हैं. यानी जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने तो वो लोकसभा में बैठते थे, अपनी बात कहते थे, ठीक है, लेकिन he was a member of राज्यसभा, therefore he had voting rights only in राज्यसभा. और आगे चलते हैं. ब्रिटेन में जबकि प्राइम मिनिस्टर शुड डेफिनेटली बी अ मेंबर ऑफ लोअर हाउस, दैट इज हाउस ऑफ कॉमन्स. हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर चाहे लोअर हाउस से हो, अपर हाउस से हो, चलेगा, लेकिन वहां केवल और केवल इंग्लैंड में प्राइम मिनिस्टर हैज टू बी from a house which is through direct elections, general elections, that is lower house, house of commons. जो upper house है इंग्लैंड का, उसे हम कहते हैं क्या? हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स. और आगे चलते हैं हम. अगला जो हमारा सबहेड आ रहा है वो है ओथ, टर्म एंड सैलरी. देखिए जी, पहली बात, बिफोर द प्राइम मिनिस्टर एंटर्स हिज ऑफिस, उसको कौन शपथ दिलाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर्स ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी टू द पीएम. और उसमें वो 4 बातें कहता है. 4 बातों में क्या? भारत के संविधान में फेथ और एलिजेंस, आस्था रखेगा, ठीक है, विश्वास रखेगा. और दूसरा, भारत की संप्रभुता यानी कि सॉवरेंटी और अखंडता यानी इंटेग्रिटी की रक्षा करेगा. दूसरा, अपनी सभी ड्यूटीज को फेथफुली और ईमानदारी से डिस्चार्ज करेगा, निभाएगा. और संविधान और कानून के हिसाब से बिना किसी फियर और फेवर के, बिना किसी अफेक्शन और इलविल के, ठीक है, वो भारत के लोगों की सेवा करेगा एज पर कॉन्स्टिट्यूशन एंड एज पर लॉ. ठीक है जी. और जो ये ओथ ऑफ सीक्रेसी है प्रधानमंत्री की, ठीक है, वो क्या चीज है? इसमें he swears that he will not directly or indirectly communicate or reveal to any persons any matter that is brought under his consideration or becomes known to him as union minister, except as may be required for the due discharge of his duties as such minister. यानी जिन चीजों को गुप्त रखने की जरूरत है उन्हें गुप्त भी रखेगा. ठीक है, और आगे चलते हैं. कितने समय के लिए मिनिमम एक इंसान प्रधानमंत्री बनता है? इसमें लगेगी डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा. मगर ये डिस्क्रिशनरी प्लेजर नहीं है. ऐसा नहीं है कि जब मर्जी बर्खास्त कर सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पीएम को. उसके लिए एक प्रोसीजर है. ठीक है जी. वो क्या है? जब प्राइम मिनिस्टर
जब तक प्राइम मिनिस्टर इंजॉय कर रहा है मेजॉरिटी सपोर्ट इन लोकसभा, तब तक बर्खास्त नहीं किया जा सकता सरकार को, तब तक प्रधानमंत्री को नहीं हटा सकता प्रेसिडेंट। ही कैन नॉट बी डिसमिस्ड बाय द प्रेसिडेंट। लेकिन अगर इफ मेजॉरिटी सपोर्ट इन लोकसभा प्राइम मिनिस्टर के साथ नहीं है, तो प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द प्राइम मिनिस्टर एट एनी टाइम। इसी को हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, कि जब चाहे तब बर्खास्त कर दे सरकार को प्रेसिडेंट, हटा दे पीएम को, लेकिन तब जब उसके पास मोर देन 50% ऑफ लोकसभा का समर्थन नहीं है। अब क्या इन बिटवीन भी प्रेसिडेंट रिजाइन कर सकता है? जी हाँ, वो रिजाइन कर सकता है। किसको लेटर लिखेगा? प्रेसिडेंट को लिखेगा, और फिर प्रेसिडेंट ही मस्ट रिजाइन और द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस। ठीक है, कब? व्हेन ही लूजेस द कॉन्ग्रेस ऑफ लोकसभा, तब तो उसको ये करना ही पड़ेगा, ही मस्ट, अदरवाइज वो कभी भी रेजिग्नेशन दे सकता है। ओके, और अब इसकी जो सैलरी है, जो अलाउंसेस है, वो पार्लियामेंट डिसाइड करती है, डिटरमिन करती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है जी, जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सैलरी मिलती है, अलाउंसेस मिलते हैं, वही प्रधानमंत्री को मिलते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री को सैंक्चुरी अलाउंस भी मिलता है, फ्री अकोमोडेशन घर मिलता है, टीए ट्रैवलिंग अलाउंस और मेडिकल फैसिलिटीज भी मिलती है। 2001 में पार्लियामेंट ने सैंक्चुरी अलाउंस को 1500 से बढ़ाकर 3000 पर मंथ किया था। और आगे चलते हैं हम अगले सेशन में हम आपको पढ़ाएंगे पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया है। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी यू वांट टू आस्क, यू मे आस्क। Next session will be Sir, on... my question is like, sir, may I ask? Yes.